स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्रुति से, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली सीधी सादी सी एक लड़की है। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई वो बेहद होनहार स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे स्वभाव के कारण उसका लोगों पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। श्रुति काफ़ी फ्री थी। फ़िलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद श्रुति वापस रामपुर जाने को तय करती है। अपने माता पिता से मिलने, पुराने बंधुओं से मिलने उसे अपने गांव से दूर शहर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ा। देखा जाए तो शहर में उसने काफ़ी दोस्त बना लिए थे, जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से वो श्रुति की मदद किया करते थे। श्रुति के दोस्तों ने मिलकर श्रुति के लिए फ़्लाइट से अपने गांव रामपुर जाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ़्लाइट में नहीं गई थी। तो वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं से बाएं। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। श्रुति अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही ज़ोरों की बरसात हो जाती है। एकाएक देखते देखते मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि मौसम ज़्यादा ख़राब होने से उन्हें पास ही के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही मानो श्रुति बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखते देखते फ़्लाइट विष्णुपुर में लैंड होती है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहाँ से वह रामपुर के लिए जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करने का मन बना लेती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रविपुर नाम का एक स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद श्रुति को पता चला और वह बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद श्रुति बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती, कम से कम इतनी तकलीफ़ तो ना होती मुझे। कितनी हरासमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वह स्टेशन में बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। सामने से एक बूढ़ी औरत श्रुति की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है, बेटी चाय पियोगी? इस बरसात मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीदकर वहीं पीने लगती है। चाय पीने के बाद श्रुति काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। देखते देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर वो बैठ जाती है। श्रुति देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक आदमी बैठा हुआ है, शायद उसका पति है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था उसे। श्रुति के सिर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, जो श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति को मन ही मन गुस्सा आ रहा था उस लड़के को देखकर। अपने मन को वो वहाँ से हटाकर श्रुति खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। श्रुति को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। देखते देखते श्रुति की आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। करीबन रात के 11:30 बज चुके थे जब श्रुति की आँख खुलती है और वो देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफ़ी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है और अपनी आँखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों की सीट पर आके बैठ गए हैं। श्रुति की नज़र अचानक से बैठी उस महिला की साड़ी पर पड़ती है, जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस बूढ़ी महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ अजीब तरीके का था।
मानो उसके चेहरे पे जैसे फंगस लगी है। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद इससे कोई बीमारी हो गई है। श्रुति अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है शायद कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं। श्रुति अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि उससे पीछे से टीटी आवाज लगा देता है। श्रुति अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वो वहां से चला जाता है। श्रुति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप लोग इसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले उठे हो ना? क्या यहाँ पहले कोई और बैठा था? क्या वो लोग चले गए? श्रुति के इस सवाल से कोई तस से मस नहीं हुआ। सब एकटक श्रुति को देखते ही जा रहे थे, जैसे कि वह कोई इंसान न हो के कोई एलियन हो। श्रुति को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है? बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं? मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा। छोड़ो, मुझे क्या। आगे बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत सी विचित्र सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज़ थी वो, जैसे कह रहा हो, भागो सभी, भागो यहाँ से, भागो सभी यहाँ से, भागो, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो वह मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद ये उसके दिमाग का खेल है, वह थक चुकी है। पर वापस से वह आवाज़ इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू सी चीज़ें बोल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। यह क्या हो रहा है? घबराहट में श्रुति ने यह तक नहीं देखा कि सामने बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था। उसमें सिर्फ एक श्रुति ही दिखाई दे रही थी। श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीना पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है? कोई है क्या? मुझे बचाओ। यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहाँ गए? श्रुति पागलों के जैसे इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। श्रुति बहुत डर जाती है। वह अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके श्रुति चुपचाप नीचे छुपी हुई बैठी रही। अचानक से उसे दो पांव दिखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। ये देखते ही मानो श्रुति के प्राण पखेरु उड़ गए। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई थी। ना बोलने को, ना सुनने को और ना समझने के लायक रही थी। उसे लग रहा था कि उसे खुद के प्राण अब निकलने ही वाले हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वह दोनों पांव उल्टे उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते देखते वे पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही श्रुति को लगा कि वह बुरी चीज़ शायद आगे निकल चुकी है, वह वहाँ से बाहर निकलती है और नीचे ज़मीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। श्रुति को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने से वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। श्रुति देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाली सीट में बैठा हुआ है। वहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप तो अभी नहीं थे ना? यहाँ तो एक बूढ़ी महिला बैठी थी। आप लोगों के बदले क्या आप लोग वापस से ट्रेन पर उठे हैं? आप लोग तो यहाँ नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? कृपया करके आप लोग बताइए मुझे,
क्या आप लोग यहाँ पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वह महिला और उसके दोनों बच्चे और वह आदमी और ट्रेन में बाकी बैठे बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा हो। श्रुति डर के मारे जमीन पर बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोर से दबाकर रख लेती है। उससे यह भयंकर आवाज़, दर्द भरी आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह देखती है कि एक एक करके उनके शरीर कट कट के ज़मीन पर गिर रहे थे। वह नज़ारा इतना भयंकर था कि श्रुति को मानो अटैक सा आ गया हो और वह तुरंत ही वही ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद श्रुति की आंखें खुलती है। उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस वह अपनी सीट पर बैठती है। उस वक्त उसे ट्रेन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। खिड़की के बाहर श्रुति को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव रामपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर आ जाती है। प्लेटफार्म में ट्रेन रुकती है। श्रुति जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से बाहर निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वह अपना कदम दरवाजे के बाहर रखने लगती है। तभी उसे मानो एक बहुत ही जोर सा झटका लगता है और वह वापस से ट्रेन के अंदर चली जाती है। श्रुति को बहुत तेज दर्द होने लगता है, मानो उसने किसी नंगी बिजली की तार को छू लिया हो। इतना ज़बरदस्त झटका था वो। श्रुति दर्द से कराह रही थी। देखते देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है और श्रुति की आंखों के सामने से उसका गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागलों जैसे दर्द में जोरों से चिल्लाने लगती है, कौन है? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़फा तड़फा कर क्या फ़ायदा? श्रुति ये सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी कि अचानक से श्रुति को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वह श्रुति के पास आता है। वह बच्चा श्रुति के पास आकर कहता है कि अब वह भी नहीं बचेगी। कुछ मिनटों के बाद वह भी उनके जैसी हो जाएगी। श्रुति बिल्कुल डर जाती है और पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा मुझे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा था। वह बच्चा श्रुति से कहता है कि आज से 20 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफार्म से रवाना हुई थी जहां से आपने यह ट्रेन लिया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था। बाकी बहुत सारे लोग भी इस ट्रेन में सवार थे। ट्रेन जैसे स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफ़र तय करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात, पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच रहा था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चैनें खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को ही मारकर बाहर फेंक दिया था और उसके साथ ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत ही दुष्ट आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहाँ तक उनकी ज़रूरी चीज़ें, पैसे, सभी कुछ लूट लिया था। अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से उसने सभी लोगों को काटता और मारता जा रहा था। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा उसने, और उसने किसी की भी जान को नहीं बख्शा। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झीलमती नदी में गिर गई। यह नदी रामपुर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। देखते देखते पूरी ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुका था और बाकी यात्री जो बाकी बोगी में बचे हुए थे, उनकी भी जान इस नदी में डूब जाने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का आने का इंतज़ार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रामपुर जाने के लिए उड़ते हैं। यह ट्रेन किसी को भी दिखाई नहीं देती
सिवाय रामपुर जाने वाले यात्रियों को। वह उन हर यात्री को जान से मार देते हैं जिनकी मंजिल रामपुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को आते हुए देखा था वह और कोई नहीं, उनका सरदार भीमसेन ही था, जो आज भी हमें मार रहा है। वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही हमारी आत्मा भी उसके साथ ही भटक रही है। श्रुति को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस बच्चे से पूछती है कि क्या इस चीज़ का कोई हल नहीं है? क्या इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता? श्रुति को उस बच्चे ने ना में सर हिलाया और देखते ही देखते श्रुति की आंखों के सामने से ओझल हो गया। श्रुति अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलो दोस्तों, इस कहानी का ये पहला भाग हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की कहानी जानने के लिए इसका दूसरा और आखिरी भाग अगले वीडियो में ज़रूर देखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।